start with a new chapter which is of Science 1, first chapter which is a gravitation. So we'll start with the part 1 of this and we'll just in this part we will go through some basic concepts, how the gravitation was known to us, from where it was derived, and who was the scientist behind it. After the gravitation concept, we are going to learn about the centripetal force. Centripetal force. After going through the centripetal force, understanding the concept behind it, we are going through the Kepler's three different law. So let's begin with this chapter by the story of Newton, who invented the actual concept of gravitation. So how the story begins, how this invention was done. So its story begins when the one day the Newton was sitting under the tree of under an apple tree. So he was sleeping and he was relaxing on that particular day. So what happened on that day, an apple fell down on his head. Let's see what has happened after that. So, when the apple fell on his head, he got up from his sleep. क्या हुआ जब एप्पल उनके ऊपर गिरा तो वो उठ गए अपनी नींद से और उसके बाद he started thinking कि he started thinking कि why everything which comes from up goes directly down. So he started inventing on it, he started doing experiment, research on it, and then he developed a particular concept which is called as a gravitation. Now, it was this concept, the point which was concluded that कि एप्पल जो होता है मतलब जो कोई भी चीज जो ऊपर से गिरती है हमेशा नीचे क्यों जाती है? बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन. बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन. कहाँ पे है अट्रैक्शन? अर्थ में. अर्थ में कहाँ पे? सेंटर में. बिकॉज अर्थ के सेंटर में ग्रेविटी प्रेजेंट है. अर्थ के सेंटर में क्या प्रेजेंट है? ग्रेविटी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कोई भी चीज जब ऊपर से गिरती है वो सीधा एग्जैक्टली नीचे जाती है. दैट इज वाई जो भी ऊपर से मूव होता है वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होता है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं होता. So it was clear from this concept 2 point. One was the gravitation और gravitation का मतलब क्या है? It's an attraction. It's kind of an attraction between two objects. दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रकार का अट्रैक्शन होना. जैसे फॉर एग्जाम्पल I'll take the example of magnet and a iron. ठीक है, मैग्नेट का और एक मेटल का एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मैग्नेट और मेटल को मैंने आजू बाजू में रखा, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इफ आई एम ट्राइंग टू, अगर मैंने दोनों को थोड़ा सा करीब लिया क्या होगा? मैग्नेट तुरंत मेटल को अट्रैक्ट करेगा. मेटल और मैग्नेट को अगर मैं थोड़ा थोड़ा आगे आगे लेते हैं अचानक से दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? वो लोग दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. दैट इज व्हाट द कांसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन टेल्स यू. सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर में ग्रेविटी प्रेजेंट है, अट्रैक्ट करता है, तो वो जो ऊपर से कोई भी चीज आती है वो सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में अर्थ पे गिरती है, वर्टिकल डायरेक्शन पे नीचे गिरती है. सो दैट इज व्हाई बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन पावर व्हिच इज बीन क्रिएटेड बाय अ अर्थ. समझा? सो ये जरूरी नहीं है कि it is not necessary, it is not being given that only earth is going to give you that much energy. It is both, दोनों एक ही तरीके का सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं, जो इस ग्रेविटेशन कंसेप्ट से हमें समझ में आया. अंडरस्टूड? Now in this slide you will see that apple and earth, there are two objects. I have taken an example of two objects. One is an apple, one is earth. Now earth and apple क्या है? दोनों एक दूसरे से दूर दूर है. तो it has been concluded that कि दोनों अलग अलग जगह पे है, बट दोनों सेम तरीके का फोर्स अप्लाई करते हैं एक दूसरे के पास आने के लिए. अर्थ एप्पल के पास नहीं जाता, एप्पल अर्थ के पास नहीं आता. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मैग्नेट पीछे रखा है. आई हैव केप्ट मैग्नेट एट 1 किलोमीटर डिस्टेंस एंड मेटल एंड अर्थ के मेटल और आयरन के बीच में मैंने कम से कम 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस सेपरेशन रखा है. सेपरेटेड टू थिंग्स
एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। अगर इतना ज्यादा डिफरेंस लाऊंगी तो वो कैसे मैग्नेट मेटल को अट्रैक्ट कैसे करेगा? उन दोनों को अट्रैक्ट करने के लिए मेटल को भी पास में आना पड़ेगा और आयन मैग्नेट को भी पास में आना पड़ेगा, तभी जाके अट्रैक्शन होगा। तो इन दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड दैट मैग्नेट सॉरी एप्पल और अर्थ दोनों एक ही तरीके का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे के पास आने के लिए, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए। समझ में आया? गॉट दिस कंसेप्ट? नाउ लेट्स सी वेयर द सेंटर ऑफ द अर्थ इज प्रेजेंट। सेंटर ऑफ अर्थ कहाँ है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं से भी आने दो, वो एक अर्थ के एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट में प्रेजेंट होता है। wherever the things are coming, whether from the कोई चीज लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है, नीचे से जा रही है, ऊपर से। अभी जैसे हम कोई चीज नीचे से फेंकते हैं, whatever we throw from down, what happen after some time it comes down or it comes वो यूटर्न लेके वापस नीचे आता है। अभी जैसे मैं कोई बॉल कुछ चीजें फेंक रही हूँ, ऊपर फेंक रही हूँ, आई एम थ्रोइंग इट ऑन द अपर साइड। अगर मैं उसको ऊपर फेंक रही हूँ, क्या होगा? आफ्टर सम टाइम वो यूटर्न लेके नीचे आ जाएगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। कहीं से भी फेंको, नीचे से भी फेंक रही हूँ, ऊपर, अगर मैं लेफ्ट से भी कोई चीज फेंक रही हूँ, राइट से भी फेंकू, तो क्या होगा? सीधा आके नीचे ही गिरेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द center of gravity at the center of earth. Okay, so now let's as we have known what is the gravitation, now let's know what is exact definition. How do you define the word gravitation? So what is a gravitation? The gravitation is a movement or tendency to move towards the center of gravity. That means a tendency, कोई ऑब्जेक्ट का मूवमेंट एक दूसरे की तरफ को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। वो ग्रेविटेशन कब होता है? जब किसी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक तरीके का अट्रैक्शन हो, तभी वो ग्रेविटेशन पैदा होता है। As in the falling of bodies to the earth, movement towards the or attraction to something. So this concept is called as a gravitation. So gravitation मतलब attraction, pull towards each other. दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करना, पुल करना, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन टेक एन एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू द एग्जाम्पल ऑफ अ मैग्नेट एंड द मेटल। मैग्नेट और मेटल को अगर मैंने एक दूसरे से बहुत दूर रखा है, 1 किलोमीटर के आसपास रखा है, सॉरी 5 सेंटीमीटर के आसपास रखा है, इफ आई हैव केप्ट इन 5 सेंटीमीटर अपार्ट, व्हाट विल हैपन? द अट्रैक्शन वोंट टेक प्लेस। क्या होगा? जैसे हमने फर्स्ट में देखा, अर्थ और एप्पल को दोनों को एक दूसरे को एक सेम तरीके का फोर्स अप्लाई करना पड़ता है एक दूसरे के पास आने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक तरीके का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मैग्नेट को भी और मेटल को भी एक दूसरे से पास आने के लिए, मैग्नेट को मेटल से अट्रैक्ट होने के लिए। समझ में आया? दैट इज व्हाट द ग्रेविटेशन टेल्स यू। नाउ उन दोनों को अट्रैक्ट होने के लिए, तो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट होने के लिए एक और तरीके का फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। The gravitational force is a force that attracts any two objects with mass. मतलब वो अट्रैक्शन कब होगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे अट्रैक्शन होगा, उसमें एक दोनों ऑब्जेक्ट का अपना अपना एक मास होता है, तभी वो अट्रैक्शन होगा। So we call that gravitational force attractive because हम उसको अट्रैक्टिव क्यों बोलते हैं? उस फोर्स को हम अट्रैक्टिव फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो दोनों को एक दूसरे के पास लाता है, इसीलिए उसे हम अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। वो एक दूसरे से दूर नहीं ले जाता, वो फोर्स एक दूसरे से दूर नहीं ले जाता, वो एक दूसरे को पास लेके आता है, दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के पास लेके आता है, इसीलिए हम उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। अंडरस्टूड? ओके। Coming to the introduction of the scientist, so basically the Sir Isaac Newton was one of the greatest scientists of the recent time. He was born in England. Where he was born? He was born in England. His birth year was 1642 and the death year 1727. He gave his law of motion. So he has 3 different laws of motion which we are going to study in the next content. The Newton 3 different laws of motion. After that, equations of motion and the theory of gravity in his book Principia. So he had a book in which he has given all this equation, all this law.
Before this book was written, so ये book लिखने से पहले वो लोग Kepler had given 3 laws describing planetary motion. So Kepler law was giving planetary motion to describe the how the planet moves and all everything. However, the reason why planets move in the way described by Kepler's law was not known. Newton with his theory, तो केपलर लॉ ने जो दिया था वो प्रॉपरली नहीं दिया था, तो न्यूटन ने क्या किया विद हिज थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, ही मैथमेटिकली डिराइव्ड द केपलर्स लॉ. केपलर्स लॉ ने हैज अ थ्योरेटिकली बताया था कि ऐसे ऐसे मूव होता है, ऐसे ऐसे हो रहा है, this thing is moving in this is taking this much time, this is moving in a oval direction, this is moving in a circular direction. वो सब केपलर्स ने बताया, लेकिन केपलर ने प्रूव नहीं कर पाया. तो न्यूटन ने क्या किया विद हिज थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, ही हैज टेकन हिज थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन and then he from this theory of gravitation he mathematically derived किया, उन्होंने calculate किया, derivation किया और उसमें उन्होंने केपलर्स लॉ को properly derive किया. In addition to this, Newton did ground-breaking work in several areas, including उन्होंने हर जगह पे काम किया है. He has done all kind of work, including light, heat, sound, and mathematics. He invented a new branch of mathematics. This is called as calculus and has wide-ranging application in physics and mathematics. He was the first scientist to construct a reflecting telescope. उन्होंने क्या है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को भी इन्वेंट किया था, कंस्ट्रक्ट किया था. In the coming slide, we are going to see the 3 different Newton's law of motion. Newton's first law of motion. Newton's first law of motion states that that body remains at rest or in uniform motion until a force applied to it. अब इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे स्थिर तब तक रहता है जब तक उसको कोई तरीके का फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, मतलब पुश नहीं किया जाता. मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फ्रिज विल स्टे एट इट्स ओन प्लेस जब तक मैं उसको उस पे फोर्स लगा के उसको उसकी जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करती, राइट. मैं पुश नहीं करती उस फ्रिज को. दैट इज व्हाट द फर्स्ट लॉ स्टेट्स. तो अभी हमें यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, एक बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स है, वो अपनी जगह पे रेस्ट कर रहा है. तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है. फिर वहां से एक आदमी आता है और आदमी वहां से आके क्या करता है, उस कबर्ड को, वुडन कबर्ड को क्या करता है, पुश करता है. पुश करने के बाद क्या होता है, वो कबर्ड अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव हो जाता है. So that is what the first law states, that body remains at rest or in uniform motion until a force. जब वो बॉडी तब तक रेस्ट में है जब तक कोई तरीके का फोर्स अप्लाई उस पर नहीं किया जा रहा है उसको मूव करने के लिए. मतलब कोई भी चीज अपनी जगह पे तब तक स्टेबल है जब तक उस पे कोई तरीके का फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है ताकि वो ऑब्जेक्ट उसकी जगह से दूसरी जगह पे मूव हो जाए. समझ में आया. जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, देयर इज अ बॉय प्लेइंग इन द गार्डन. अचानक से वो क्या करता है, अभी देखो बॉल क्या है, अपनी जगह पे है, वो क्या करता है, बॉल को he kicks a ball. What happened when he kicks a ball? He applies a force to a ball. वो एक एनर्जी अप्लाई कर रहा है ना बॉल पे. जब वो एनर्जी अप्लाई करता है बॉल पे तो क्या होता है, बॉल अपनी जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता है. So that is what the first law of motion tells you. Understood this concept? क्या हो रहा है, body remains मतलब बॉडी अपनी जगह पे रेस्ट पे रहती है जब तक कोई तरीके का उसको कोई हाथ नहीं लगाता, तब तक वो अपनी जगह पे. जब कोई हाथ लगाए या फिर कोई उसको मूव कर दे तो उस जगह से हिल जाती है. वही हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ सिखाता है. समझ में आया. Now let's go to the Newton's second law. That the force applied is the product of mass and acceleration. मतलब फोर्स जो अप्लाई करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, वो मास एंड एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है. ठीक है. मतलब जितना कम मास उतना कम फोर्स, उतना कम एक्सेलरेशन, उतना एक्सेलरेशन फास्टर होगा.
उतना जल्दी मूव होगा। जैसे अभी कोई मुझे 5 किलो की चीज को मूव करना है उसकी जगह से दूसरी जगह पे, इफ आई वांट टू मूव, आई हैव अ ट्रॉली, अगर मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, इफ आई एम गोइंग फॉर अ शॉपिंग एंड आई हैव अ ट्रॉली, और उस ट्रॉली में कम से कम 5 पांच छह चीज है, 5 6 चीज है जो हार्डली टोटल 2 किलो भी हो, 2 किलो होगी। तो मुझे अगर उस ट्रॉली को मूव करना है तो जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो बहुत मतलब आराम से उसको मूव कर सकती है। तो एक्सक्लेरेशन क्या होगा, एक्सक्लेरेशन एक्सक्लेरेशन कैसे होगा, इंक्रीज होगा, एक्सक्लेरेशन इंक्रीज होगा तो स्पीड भी इंक्रीज, मतलब फोर्स कम है ना तो जल्दी जल्दी मूव होगा। अगर मास ज्यादा है, अगर मास ज्यादा, जैसे थर्ड एग्जांपल में देखो, मोर मास लेस एक्सक्लेरेशन एंड स्पीड इंक्रीजेस स्लोअर, स्पीड क्या होगा, धीरे हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल में देखो क्या हो रहा है, मास ज्यादा है, फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रही हूँ उतना ज्यादा एक्सक्लेरेशन बढ़ते जा रहा है, और जितना ज्यादा एक्सक्लेरेशन होते जा रहा है, और जिसके वजह से जो है स्पीड भी कम होते जा रही है, स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। अभी यहाँ पे देखो डेरिवेशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखो एक्सक्लेरेशन, ए क्या है एक्सक्लेरेशन, एफ क्या है फोर्स, एम क्या है मास। तो फोर्स और एक्सक्लेरेशन क्या है, इनवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक्सक्लेरेशन और मास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। So here it is shown that acceleration is inversely proportional to mass. मतलब acceleration और mass inversely proportional. mass अगर कम है तो acceleration ज्यादा है, और mass अगर ज्यादा है acceleration कम है। समझ में आया वो एग्जाम्पल, हमें हमें इस जो एग्जाम्पल मैंने दिया, आई होप इट इज वेरी क्लियर। मतलब फोर्स अप्लाइड क्या है, फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास और एक्सक्लेरेशन पे। जितना ज्यादा एक्सक्लेरेशन उतना कम मास, जितना ज्यादा मास उतना कम एक्सक्लेरेशन होगा। समझ में आया? आई होप आई एम क्लियर विद द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Now in the Newton's third law of motion, we will state, it states that the Newton's third law of motion states that when a force acts on a body due to another body, an equal and opposite force acts simultaneously on that body. मतलब अभी जैसे एक बॉडी है, ठीक है, उसपे दो तरीके का फोर्स अप्लाई हो रहा है। उसपे क्या हो रहा है, अभी एक बॉडी है, उसपे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दूसरे बॉडी की वजह से, तो क्या होगा, एन इक्वल, तो दोनों बॉडी की वजह से क्या होगा, एन इक्वल सेम तरीके का, या एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब इक्वल मतलब एक तरीके का, ऑपोजिट मतलब अलग अलग टाइप का फोर्स साइमल्टेनियसली अप्लाइड होगा। मतलब अभी वो मूव ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, सेम अप्लाई होगा। जैसे अभी एग्जांपल देखो, फोर्स ऑन अ रॉकेट, ठीक है, अगर फोर्स मतलब क्या है, अभी नीचे से रॉकेट कैसे मूव होता है, जब नीचे से हीट पास होती है, ठीक है। फोर्स ऑन द गैसेस, फोर्स ऑन गैसेस कैसे है, एक्शन कैसे है, गैस का नीचे हो रहा है, ठीक है, गैस कैसे है, जो हीट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, मूव नीचे हो रहा है। देखो वहां पे रॉकेट में क्या एग्जांपल, नीचे जो हो रहा है, मूव हो रहा है, जो हॉट गैस जो हो रहा है वो नीचे की तरफ है, और रॉकेट कहाँ मूव हो रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब दोनों फोर्स जो है साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं एक तरीके पे, तो एक में क्या हो रहा है, एक ऊपर जा रहा है, इक्वल भी हो रहा है, ऑपोजिट रिएक्शन, तो दोनों टाइप ऑफ रिएक्शन हो रहा है, मतलब ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। सो दैट इज व्हाई व्हाट एग्जैक्टली थर्ड लॉ स्टेट्स दैट। तो अभी थर्ड लॉ का एक और एग्जांपल देख लो, बलून। अब बलून है, अब बलून को बलून को जो है, बलून के अंदर मैंने हवा भर दिया, हवा भरने के बाद क्या किया मैंने, छोड़ दिया बलून को। जब बलून को मैंने छोड़ दिया तो क्या हुआ, बलून विल मूव अपवर्ड्स, और जो एयर जो होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड्स मूव होगा, राइट। उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी क्या अप्लाई कर रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन द बॉडी। मतलब ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, वैसी तरीके से जैसे रॉकेट में नीचे वो जो गैस पास हो रहा है वो नीचे जा रहा है, और रॉकेट क्या हो रहा है, ऊपर मूव हो रहा है। दैट इज व्हाट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन टेल्स यू। I hope you have cleared with the concepts of Newton's laws, different Newton's law of motion.
Now let's begin with a new other concept, that is a circular motion and centripetal force. सर्कुलर मोशन क्या होता है? कोई भी तरीके का मूवमेंट, जब कोई चीज को मूव कर रहे हैं और वो मूव करते टाइम सर्कल फॉर्म होता है, कोई भी चीज को मूव करते टाइम सर्कल फॉर्म होता है, तो उस मोशन को, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन. जैसे नाउ इन फिगर ए में देखो, एक गर्ल इज स्टैंडिंग विथ गर्ल इज स्टैंडिंग, और उसने उसके ऊपर, सर के ऊपर क्या एक सर्कल फॉर्म हुआ है. वो सर्कल कैसे फॉर्म हुआ? देखो, अब जैसे एग्जांपल लो, एक स्टोन को हमने टाई किया है. आई हैव टाई वन स्टोन इन अ रोप, और रोप को टाई किया है, और उस रोप को टाई करने के बाद स्टोन को क्या किया? उस स्टोन को घुमाया है. उस स्टोन को अगर मैं सर के ऊपर से घुमा रही हूँ अपने हाथ से, तो क्या होगा? जब वो स्टोन घूमेगा तो क्या होगा? सर्कल फॉर्म करेगा. जैसे सेम विच इज बीन गिवन इन द फिगर ए. वो फिगर ए में क्या है? वो द गर्ल हु इज स्टैंडिंग इज होल्डिंग अ rope which consists of a stone tied at one end, and she is moving that stone, and on movement it forms a circular path. क्या हो रहा है? वो सर्कल फॉर्म हो रहा है. ठीक है, सर्कुलर फॉर्म हो रहा है. उसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन. अब एक चीज याद रखो, जो सर्कुलर मोशन होता है वो हमेशा सर्कल में ही मूव होता है, वो लीनियरली मूव नहीं होता, मतलब राइट में लेफ्ट में नहीं जाता. जैसे फिगर बी में देखो, फिगर बी में क्या है? एक देखो, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दिखा है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं मूव होता. इट ऑलवेज मूव्स इन अ सर्कुलर डायरेक्शन. व्हाई? बिकॉज जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो सेंटर में एक्ट कर रहा है, और सेंटर किस में होता है? सर्कल में होता है. राइट, सेंटर इज प्रेजेंट इन द सर्कल. सो a force acts on any object moving along a circle and is directed towards the center of the circle is called as a centripetal force. So क्या कहते हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स कब क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फोर्स है सेंटर में एक्ट कर रहा है. सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर सीकिंग. और फोर्स है, जब मैं कोई चीज को मूव कर रही हूँ सर्कल डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन जाके, वो फोर्स जो जाके सेंटर में एक्ट करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल कहेंगे. अब जैसे हम एग्जांपल ले लें, अब हम अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं. इफ यू गो इन एनी अम्यूजमेंट पार्क, यू विल सी द आकाश पालना. देखा आकाश पालना? आकाश पालना में क्या होता है? सब लोग जो बैठे रहते हैं वो सर्कल में मूव करते हैं. क्या तुम लोग ने कभी देखा है कि किसी को कोई नीचे गिर जा रहा है? नहीं. इट नेवर हैपेंस. इट ऑलवेज हैपेंस इन द सर्कुलर डायरेक्शन. व्हाई? बिकॉज जो एक्ट करता है, जो फोर्स एक्ट करता है ना, वो सेंटर में होता है. इसी वजह से हम नीचे नहीं गिरते हैं. अंडरस्टूड? इसीलिए हम सर्कल में ही रहते हैं. अंडरस्टूड? दैट इज व्हाट द सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स टेल्स यू. ठीक है, इन द नेक्स्ट स्लाइड वील सी द वन एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. अब एक एग्जांपल लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का. अब यहाँ पे क्या है? वन गाय, वन चाइल्ड इज व्हाट ही इज डूइंग? इज प्लेइंग इन अ गार्डन. और उस गार्डन में उसको एक खिलौना मिल गया जिसमें वो खड़ा होकर गोल गोल घूम रहा है. अगर वो फोर्स इंक्रीज भी होगा तो भी वो लड़का नहीं गिरेगा. क्यों? जो फोर्स एक्ट करता है वो सेंटर में एक्ट करता है. ठीक है, इसीलिए वो उसी डायरेक्शन पे स्टिफ रहेगा. बिकॉज ही इज होल्डिंग दैट पर्टिकुलर स्टैंड through which is making him more stable on that circular plate, and it's making it funny. उसको क्या उसमें और मजा आ रहा है. Understood? Now let's see how the direction, how the calculation is been done, how the force has been calculated. जैसे न्यूटन्स लॉ में हमने देखा था, फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है. लेट्स सी सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे कहाँ पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स मास पे और साथ ही साथ वेलोसिटी पे और रेडियस पे डिपेंड करता है. सेंट्रीपिटल फोर्स मास पे, मतलब कोई तरीके का मास, वेलोसिटी हाउ इट इज मूविंग, और रेडियस कितना डिस्टेंस कवर किया है फ्रॉम मास टू द सेंटर. सेंटर से लेके मास तक कितना डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं, और वो कितनी स्पीड में मूव हो रहा है उसे हम वेलोसिटी लेते हैं. समझ में आया? गॉट दिस कंसेप्ट? सो लेट्स सी.
कंबाइनिंग हमने दो इक्वेशन को कंबाइन किया है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन रेडियस। उन दोनों को मिला के वी गेट अ फॉर्मूला which is given by force is equal to mv square by r, where F is equals to force, m is equal to mass, v is equals to velocity, r equal to radius. Okay, got this concept? Let's begin with a new law, which is a Kepler's law. The Keplers have three different laws. So in these three different laws, we are going to study how the planet revolves around the sun, how they cover the distance, how do we face day and night, what are the different concepts behind it. We will study in this Kepler's law. Kepler's first law. Kepler's first law states that the orbit of a planet is an ellipse with the sun at the foci. Ellipse मतलब ellipse is nothing but its shape. Ellipse क्या है? Ellipse कोई ऐसा कोई वर्ड नहीं जिसको तुम समझ नहीं सकोगे. Ellipse क्या है? शेप है. जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एक तरीके का शेप होता है, वैसे ellipse जो होता है शेप होता है. वो किस तरीके का शेप होता है? ओवल शेप होता है, जहां पे जिस शेप के अंदर शेप के बॉर्डर पे प्लैनेट रिवॉल्व होते हैं, जिस शेप के बॉर्डर पे प्लैनेट घूमते हैं. प्लैनेट कहाँ घूमते हैं? एप्लिप्स पे. उसे हम एप्लिप्स ओके कैसे मूव होते हैं? सन को फोकाई पे रख के. सन को फोकाई पे मतलब फोकस पे रख के. ओके, जैसे सेंटर जो होता है वो 80 बीच में होता है, वैसे फोकाई जो होता है दो आजू बाजू में होता है. फोकाई जो होता है, फोकाई इज अ पॉइंट विच इज प्रेजेंट एट दी इन द एक्लिप्स एट टू अदर साइड्स. एक साइड में क्या प्रेजेंट, एक साइड में क्या किसको रखा है? सन को रखा है. ठीक है, ओके. अब क्या हो रहा है? प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा है, प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा है, प्लैनेट घूम रहा है. अब क्या हो रहा है? जो प्लैनेट घूम रहा है एक जगह पे वो बहुत जल्दी मूव होता है और एक जगह पे उसका मूवमेंट जो होता है धीरे 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 मूव होता है. डिस्टेंस सेम कवर करता है. दोनों जगह पे डिस्टेंस सेम कवर करेगा, लेकिन एक जगह पे उसका जो मूवमेंट होता है, मोशन जो होता है वो फास्ट हो जाता है, एक जगह पे उसका मूवमेंट जो होता है स्लो हो जाता है. उस जहां पे उसका मूवमेंट फास्ट होता है वहां पे वो सन के नजदीक होता है. When it is nearest to the sun, it moves faster, or that concept is called to be as a perihelion. क्या बोलते हैं उसे? पेरीहीलियन. जब वो नजदीक होता है, और जब वो दूर होता है तो वो क्या होता है? धीरे धीरे मूव होता है. A planet moves most slowly when it is farthest from the sun. और उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? एपीहेलियन. उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? एपीहेलियन. ओके, अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. नाउ लेट्स गो टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अभी सेकंड लॉ क्या कह रहे हैं? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वाइप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, अभी प्लैनेट ए बी, यहाँ पे देखो तीन टाइप्स ऑफ डिस्टेंस कवर किया हुआ है. तो एक प्लैनेट ए है, एक प्लैनेट बी है, एक प्लैनेट सी है. अब जो भी प्लैनेट जॉइनिंग तक जितना भी वो लोग डिस्टेंस कवर करेंगे वो सेम ही कवर करेंगे. कहीं भी होने दो, नजदीक होने दो, दूर होने दो, कहीं भी होने दो, सेम डिस्टेंस कवर करेंगे इन सेम टाइम में. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इक्वल एरिया. सेकेंड लॉ को हम लोग इसलिए कहते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरिया. मतलब कोई कैसे भी मूव होने दो, कितने भी होने दे, लेकिन जो मूवमेंट होगी जितना वो लोग जो एक प्लैनेट नजदीक है, अभी वन प्लैनेट इज वेरी नियरर टू द सन, क्या करेगा? वो फटाफट होगा, लेकिन वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो सेम ही डिस्टेंस कवर करेगा और सेम टाइम में कवर करेगा. समझ में आया? जो दूसरा प्लैनेट दूर होने के बावजूद भी डिस्टेंस कवर कर रहा है और उतने टाइम में ही कर रहा है. अंडरस्टूड? गॉट दिस कंसेप्ट? लेट्स गो टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. प्लैनेट और सन के बीच में जितना डिस्टेंस है, रेडियस है, वो a1 हो जाएगा. और दूसरा जो है, वो दूसरा प्लैनेट जो है वो सन से उसके तक का जो रेडियस है वो rb हो जाएगा. और जो टाइम है वो फर्स्ट प्लैनेट का जो टाइम है वो ta हो जाएगा.
सेकेंड प्लेनेट का जो टाइम है वो t भी हो जाएगा. So that is from this equation you get that t square is directly proportional to r cube. मतलब जितना टाइम होगा उतना रेडियस होगा. तो टाइम स्क्वायर, तो t is time period of revolution, r is the radius mean distance, r is r cube. So t square upon r cube is a Kepler's constant. This is what third laws tell you. Tells you. So I hope you are clear with all the three different concepts of this part. In the next part, we'll study more about the other different concepts of gravitation, and we'll go through the some problems and derivations regarding this chapter.